फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को कैसे डिस्टिंग्विश करना है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है ना। ध्यान से सुन लो मेरी बात, बस मेरी बात अच्छे से सुन लो, फिर आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी फाइनल और इंटरमीडिएट को डिस्टिंग अलग अलग पहचानने में, ठीक है जी। जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उनकी दो निशानियां हैं। कितनी निशानियां? दो निशानियां। इंटरमीडिएट गुड्स या तो फॉर्म, शेप, साइज ये सब अपना चेंज करके आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरमीडिएट गुड की पहली पहचान क्या है कि इंटरमीडिएट गुड है ना, प्रोड्यूसर के पास रुकता नहीं है। वो हाँ, हो सकता है उसकी शेप चेंज हो जाए, हो सकता है उसका साइज चेंज हो जाए, हो सकता है उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, लेकिन ये बात तय है कि वो रुकेगा नहीं प्रोड्यूसर के पास। वो फाइनल गुड जो है ना, उसका पार्ट बनकर आगे खिसक जाएगा, चला जाएगा कंज्यूमर के पास। इज दैट क्लियर? ये पहली पहचान है। इसके मैं आपको 10 एग्जांपल दे सकता हूं, ठीक है ना। मैं एक एक करके एक दो छोटे मोटे एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैकडोनल्ड्स का नाम सुना सभी ने? मैकडी है ना, घर से ज्यादा हम वो खाते हैं, मैकडी, ठीक है ना। चलो, तो मैकडी क्या करती है? मैकडी बर्गर बनाती है, बर्गर में आलू टिक्की डालती है, ठीक है ना। तो आलू टिक्की पेड़ से थोड़ी आती है, पेड़ से क्या आता है, मतलब खेती से क्या आता है? आलू आता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, मैकडोनल्ड्स ने आलू खरीदा, ठीक है, आलू धोया, पता नहीं ढंग से धोया कि नहीं धोया, पर जो भी है चलो, ठीक है ना, धोया, छीला और उस आलू को उबाल के मैश करके उसको टिक्की बना दिया, डन। आप मुझे बताओ, जो आलू उन्होंने खरीदा उसका शेप, साइज वो सब चेंज हो गया, लेकिन वो आगे शिफ्ट हो जाता है कंज्यूमर के पास, क्यों हो जाता? कि मैकडोनल्ड्स के पास रुका रहता आलू, बोलो, आगे शिफ्ट हो जाता ना बेटा। हाँ, सही बोल रहा हूं। तो आलू क्या हो गया मैकडोनल्ड्स के लिए? इंटरमीडिएट गुड्स, डन, क्लियर। एक और एग्जांपल देता हूं। मैकडोनल्ड्स ने क्या खरीदा? मैदा खरीदा पाउडर फॉर्म में, ठीक है ना। मैदा खरीदा, में पानी वानी मिला के उसका डो बनाया, ठीक है। फिर उससे उन्होंने क्या करा? उसकी ब्रेड बनाई, और ब्रेड से फिर उन्होंने बर्गर बना लिया, क्लियर। और बर्गर में वो टिक्की घुसेड़ के तुम्हें दे दी, समझ में आया? ठीक बोल, बर्गर में टिक्की डाल के देते हैं ना तुम्हें, हाँ। जब कईयों के तो मुंह में पानी आ गया। चलो सुनो, तो वो जो मैदा था उसका फॉर्म चेंज हो गया, उसका स्टाइल चेंज हो गया, लेकिन मैदा आगे ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? कि उनके पास रुक गया मैदा? बोलो। तो ये पहली पहचान है इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूसर के पास रुकता नहीं है, या फिर यूं कह लो कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के पास ना रुके और आगे शिफ्ट हो जाए, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। पहली बात समझ में आ गई? ये पहली पहचान है इंटरमीडिएट की, ठीक है ना। अब पहचान नंबर 2, एक और टाइप के इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर के पास रुक जाते हैं, जो आगे शिफ्ट नहीं होते। तो यहां बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये तो फाइनल गुड है, ये इंटरमीडिएट गुड नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या है, आपको कैसे पहचानना है। अगर कोई चीज आगे शिफ्ट नहीं हो रही, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई चीज आगे शिफ्ट नहीं हो रही, लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हो जा रही है, समझ में आ रहा है? आगे शिफ्ट नहीं हो रही, लेकिन रुक प्रोड्यूसर के पास भी नहीं रही, ठीक है ना, कंज्यूम हो जा रही है, वो चीज भी क्या रहेगी? उसको भी हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। अब एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। सुनो, रेडी वाले ये जो टिक्की विक्की आलू की टिक्की देते हैं, ठीक है ना, ये लोग गैस यूज करते कि नहीं करते? सिलेंडर आया, एलपीजी गैस है, उसमें गैस चालू करी, तवा गर्म हुआ, उसी पे तुम्हें ब्रेड सब सेक के देते हैं। तो ब्रेड तुम्हारे पास चली जाती है, इंटरमीडिएट है। साफ समझ में आएगा कि यार प्रोड्यूसर के पास रुकी नहीं, ब्रेड तो आगे चली गई, ठीक है ना, रुको ना अभी, ठीक है। उसके बाद प्याज व्याज वो लेकर आता है, टमाटर वो लेकर आता है, धनिया वो लेकर आता है, वो भी कंज्यूमर के पास आगे चला जाता है। तो समझ में आ जाएगा तुरंत इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। लेकिन आप लोग ना, आप गैस पर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। जो गैस बेटा वो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, क्या गैस डायरेक्टली देखे तो आपके पास आ रही है क्या? नहीं आ रही ना, गैस आपके पास शिफ्ट हो रही है। लेकिन गैस विद इन 1 ईयर प्रोड्यूसर के पास बची रहेगी कि कंज्यूम हो जाएगी प्रोडक्शन प्रोसेस में? तो बेटा एलपीजी सिलेंडर गैस भी क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म हो जाता है, ठीक है, चाहे डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं कंज्यूमर के पास शिफ्ट होता हुआ, आपको कंज्यूमर के पास शिफ्ट होता हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में वो खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा विद इन 1 ईयर। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जो 1 ईयर में कंज्यूम नहीं हुई, ठीक है, और बच गई बाय द एंड ऑफ द ईयर, फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी, एक और एग्जांपल देता हूं। तसल जब तक
दिख नहीं जाएगा ना मुझे तुम्हारी आंखों में कि तुम क्लियर एकदम, तब तक अपन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। सुनो एक और एग्जांपल देता हूं। क्या मेरा काम है, इसी से पेट पल रहा है मेरा, रोजी रोटी है मेरी। नहीं जी, कभी नहीं। रात में फोन कर लेना कभी ऑन द स्पॉट। चलिए जी, एक और एग्जांपल सुनिए। स्कूल जाते हैं अपन सब, हाँ, स्कूल में फॉर एग्जांपल आप ऐसा ज्यूम कर लो कि व्हाइट बोर्ड नहीं है, मार्कर नहीं है, वो वाला बोर्ड है, नॉर्मल बोर्ड है और चौक वाला बोर्ड है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए, चौक जो है, चौक जिससे टीचर लिखते हैं, क्या वो चौक, स्कूल के तुम लोग क्या हो, कस्टमर्स, क्या वो चौक कस्टमर के पास शिफ्ट होता है क्या? डायरेक्टली शिफ्ट होता हुआ दिखता है कि जब तुम स्कूल जाते हो रोज तुम्हें चौक मिलते हो कि लो बेटा ये ले जाओ साथ में? नहीं ना। हाँ, वो तुम जबरदस्ती उठा लो, वो एक अलग बात है, लेकिन चौक जो है वो क्या कंज्यूमर के पास शिफ्ट होता हुआ दिखता है? नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए, स्कूल क्या करता है? टीचिंग प्रोडक्ट, टीचिंग सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और वाइल प्रोड्यूसिंग टीचिंग सर्विसेज, क्या वो चौक कंज्यूम हो जाता है विद इन 1 ईयर? तो मुझे बताइए चौक क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चौक क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लियर है? अब जैसे मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक मेरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं जो मार्कर यूज कर रहा हूं, इसमें मैं इंक डालता हूं, तुम्हें पढ़ाता हूं, इंक खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में विद इन 1 ईयर जितना भी इंक मैंने कंज्यूम किया, आगे आपको शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन जितना भी इंक मैंने कंज्यूम किया वो सारा का सारा इंक क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। समझ में आ गया? क्लियर? तो इंटरमीडिएट गुड्स में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने बेटा। पहला तो बहुत इजी है, सीधा सीधा तुम्हें दिख जाएगा कि शिफ्ट हो गया किसके पास? कंज्यूमर के पास शिफ्ट होता हुआ दिख जाएगा। क्लियर? हाँ, सेम फॉर्म में नहीं भी हो तो चलेगा, फॉर्म बदल जाए, दूसरी फॉर्म में शिफ्ट हो जाए, लेकिन शिफ्ट होना चाहिए। अगर शिफ्ट हो गया तो क्या होगा? शिफ्ट हो गया तो फाइनल होगा। बहुत बढ़िया बेटा, शिफ्ट हो गया तो क्या होगा? इंटरमीडिएट, ठीक है ना। और दूसरी चीज, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो शिफ्ट होते हुए नहीं दिखते, लेकिन विद इन 1 ईयर प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स भी क्या होते हैं बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स। अगर ये आपको अच्छे से समझता है, मतलब दिमाग में बैठ गए, तो इंटरमीडिएट फाइनल का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, कभी नहीं फंसोगे। क्लियर? अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब इसका इंटरमीडिएट कर ले रहा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जिस तवे पे टिक्की वाला टिक्की सेक सेक के तुम्हें देता है, जिस तवे पे, क्या वो तवा शिफ्ट होता है? टिक्की देता है कि तवा भी देता है साथ में? हाँ, पैसे नहीं दोगे तो तवा फेंक के मारेगा, ठीक है ना। बताओ मेरे को, टिक्की देता है कि तवा भी देता है? सिर्फ टिक्की, तवा उसके पास रहता है। और क्या तवा विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाएगा? हाँ, तो फिर मैं अभी गैस की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो तवे की बात चल रही है ना। क्या तवा विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाएगा? तो मुझे बताओ, तवा फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है? देयर यू गो, फाइनल गुड है। तवा कौन सा गुड है? फाइनल गुड है। एक और एग्जांपल लो, जिस चक्कू से वो सब्जी काटता है, वो गंदा चक्कू जो पता नहीं कहां पड़ा रहता है, ठीक है ना। ठीक है, जिस चक्कू से वो सब्जी काटता है, ठीक है ना, प्याज टमाटर सब काटता है, प्याज टमाटर आगे शिफ्ट हो जाता है बेटा। तो मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारा मन ना करे बाहर से खाने का। देखो चक्कू का यूज बताता हूँ तुम्हें, चक्कू से सब्जी कटना है, लेकिन इतने में यहाँ खुजली आ गई, तो इसी चक्कू से खच ठीक है ना, फिर वापस उसी चक्कू से। इसीलिए तो वो चटपटापन घर में इसीलिए तो नहीं आ पाता, क्योंकि मम्मी साफ सफाई रखती है, ठीक है ना, तो वो नेचुरल चटपटापन सॉल्टी फ्लेवर आ नहीं। चलिए जी, कोई बात नहीं, ठीक है। बस 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 वापस आ जाओ पढ़ाई पे, बस वापस आ जाओ पढ़ाई पे। सुनिए, तो मुझे बताइए, वो जो चक्कू वो यूज कर रहा है सब्जी काटने के लिए, क्या चक्कू या नाइफ आगे शिफ्ट होगा? बताओ, नाइफ शिफ्ट, रेडी पे से सामान उठा के लाती है घर पे, तवा शिफ्ट हो जाएगा, चक्कू शिफ्ट हो जाएगा, अंकल जी की नजर उधर है, ले भी चक्कू उठा के बैग में, क्या बेटा आप बताइए, नाइफ शिफ्ट होगा क्या कंज्यूमर के पास कि सर ये रही आपकी टिक्की और ये रहा चक्कू, ये लीजिए? हाँ, कुछ भी बातें करते हो। तो नाइफ शिफ्ट नहीं होता, पहली बात क्लियर है कि नाइफ शिफ्ट नहीं होता। अब आप मुझे बताइए, क्या विद इन 1 ईयर नाइफ कंज्यूम हो जाएगा या 1 साल से ज्यादा चलता है यूजुअली? अरे बेटा, टूट जाए तो, गुम जाए तो, ऐसे तो भूकंप आए उसकी रेडी खत्म हो जाए तो, वो खुद मर जाए तो, हो जाए तो, वो आपकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल यूजुअली। आप मुझे बताइए कि अगर कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनयूजुअल ना हो, तो आप मुझे बताइए क्या जो हमारा नाइफ है वो विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाएगा? तो कौन सा गुड है? इज दैट क्लियर? डन। So this topic is, this topic is done from my side। ये क्लियर हो गया? सिर्फ रीड आउट किताबें कैसे बंद कर दी भैया, रीड करना है, रीड करना फटाफट, और उसके बाद हम
हमारा ही हो जाएगा। हाँ जी हर्ष, क्लियर है बेटा आपको? कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फटाफट रीड आउट करके इसको निपटा देते हैं जी। चलिए जी, रीड आउट कर रहा हूं, फटाफट देते हैं। ऑल थिंग्स, बस सुनो, ऑल थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड गुड्स। सबसे पहली बात, जो भी चीज ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, वो सारी गुड्स है। पहली चीज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज ऑफ गुड्स दे कैन बी मेनली डिवाइडेड या क्लासिफाइड इनटू टू हेड्स, वन इज फाइनल गुड एंड अनदर वन इज इंटरमीडिएट गुड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फाइनल गुड्स की डेफिनेशन देखिए, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूं। जब हाउस होल्ड कोई फाइनल गुड खरीदता है बेटा, तो दैट इज कंजम्पशन पर्पस। लेकिन जब प्रोड्यूसर कोई फाइनल गुड खरीदता है, प्रोड्यूसर भी तो फाइनल गुड खरीदता है ना, या प्रोड्यूसर का हर गुड इंटरमीडिएट है? अब ये भी तो हमने समझा। जो टिक्की वाले ने तवा खरीदा था, वो आप मेरे को बताइए, कंज्यूमर ने खरीदा कि प्रोड्यूसर ने खरीदा? प्रोड्यूसर ने। लेकिन वो इंटरमीडिएट है कि फाइनल है? फाइनल। तो वो फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूसर खरीदता है, आप मुझे बताइए टिक्की वाले के लिए तवा में क्या किया उसने? इन्वेस्ट किया बेटा पैसा। क्या किया? वो यही तो बोलेगा ना कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। फिर वो उसको यूज करेगा और उससे पैसा कमाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। घर पे तवा आएगा तो उससे हम पैसा नहीं कमाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो हम कंजम्पशन के लिए लाए। ठीक है ना? अपन ने क्लास में एसी लगाया, ठीक है, ये एसी क्या है? ये कंजम्पशन पर्पस के लिए है कि इन्वेस्टमेंट है? ये बेटा फाइनल तो है, मैं क्या पूछ रहा हूं, क्वेश्चन सुनो। ये कंजम्पशन पर्पस के लिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट है। ये मैंने इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट किया पैसा, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? और अगर यही एसी घर पे लगाओ तो वो हमने कंजम्पशन पर्पस के लिए किया, वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। इन्वेस्टमेंट तो वो चीज होती है बेटा जिसपे आप सीख करते हो रिटर्न, जिसपे आप क्या कोशिश करते हो? पैसा कमाने की कोशिश करते हो, जिससे, वही तो इन्वेस्टमेंट होती है ना? नहीं आ रहा समझ में? जो चीज आप पैसा कमाने के मोटिव से आपने जिसमें इन्वेस्ट नहीं किया, वो तो आपने यूज करने के लिए किया है, तो वो कंजम्पशन होती है। क्लियर? तो फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं, या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। हाउस होल्ड करेगा तो कंजम्पशन, प्रोड्यूसर करेगा तो इन्वेस्टमेंट। सिंपल, समझ में आया? मैंने टेबल पे पैसा लगाया, ये इन्वेस्टमेंट है बेटा। क्लियर? और अगर यही ऐसा टेबल घर के लिए बनवाता, अपने बच्चे के लिए बनवाता, तो वो क्या होता बेटा? कंजम्पशन। क्योंकि वहां मेरे को ये थोड़ी कि टेबल में इतना पैसा लगा दिया, इससे इतना रिटर्न आना चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कंजम्पशन पर्पस है। आई होप हम क्लियर? मेकिंग सेंस? समझ में आ गया सबको? हाँ, शाबाश। तो देखिए फाइनल गुड्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। फाइनल गुड्स आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन, हाउस होल्ड सेक्टर खरीदेगा तो कंजम्पशन के लिए, और अगर कौन? प्रोड्यूसर सेक्टर खरीदेगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए। डन, आगे बढ़े बेटा, शाबाश। फाइनल गुड्स इंक्लूड गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, लाइक मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। ठीक है ना? या तो घर वाले मतलब हाउस होल्ड सेक्टर खरीदेगा कंजम्पशन पर्पस के लिए, वो फाइनल गुड होता है। नीचे देखो, गुड्स परचेज बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। अगर यही फाइनल गुड किसने खरीदा? प्रोड्यूसर ने खरीदा, फर्म्स ने खरीदा, तो बेटा डेफिनेटली ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। फाइनल तो है, फाइनल के तो हम फाइनल ही पढ़ रहे हैं बेटा। फाइनल दो टाइप के हैं ये बता रहे हैं, ठीक है ना? फाइनल कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। पहला, अगर हाउस होल्ड खरीदे तो कंजम्पशन के लिए, प्रोड्यूसर खरीदे तो इन्वेस्टमेंट के लिए। डन, ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड परचेज बाय हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा हाउस होल्ड करेगा फाइनल गुड्स पे, क्योंकि उसने कंजम्पशन के पर्पस से किया है, तो उसको इन्होंने नाम दे दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो भी खर्चा प्रोड्यूसर करेगा फाइनल गुड्स के ऊपर, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट के पर्पस से किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? सारी चीजें लिंक हो रही है आराम से। हाँ, कोई टेंशन नहीं। तो मैंने जो एसी में पैसा लगाया, कैमरे में पैसा लगाया, टेबल पे पैसा लगाया, कुर्सी पे पैसा लगाया, ये सब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है बेटा। कौन सा एक्सपेंडिचर है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन जो घर में एसी लगा है, घर में जो गाड़ी है, घर में जो टेबल है, घर में जो कुर्सी है, घर में जो लैपटॉप है, वो सब क्या है बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। एंड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। शाबाश। अगर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ दूं तो ये मेरा टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है जी, आगे बढ़े, बढ़े जी। आगे देखो, इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड नॉट यूज्ड फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो फाइनल गुड्स होते हैं उसके लिए आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, ना ही वो रीसोल्ड होंगे, ना ही वो आगे बेचे जाएंगे। ठीक है ना? जैसे टिक्की वाले ने तवा आगे नहीं बेचा, टिक्की वाले ने चक्कू आगे नहीं बेचा, मैंने ये टेबल आगे नहीं बेचा, कैमरा आगे नहीं बेचा, एसी आगे नहीं बेचा। समझ में आ रहा है?
तो जो भी फाइनल गुड्स होंगे बेटा, ना ही वो आगे बेचे जाएंगे, रीसोल्ड भी नहीं होंगे, और दूसरी चीज वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर लेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, वो वैसे के वैसे रहते हैं। चक्कू की शेप, फॉर्म, साइज बदलता है कुछ कि वैसा का वैसा रहता है? तवा वैसा का वैसा। अब तुम बोलोगे सर घिस तो जाता है, वो डेप्रिसिएशन है बेटा, उसने अपना फॉर्म थोड़ी चेंज किया। जैसे आलू जैसा आया था उबल के अलग होकर टिक्की की फॉर्म में बन के आगे चला गया, समझ में आया? तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, सिर्फ वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं बेटा, फाइनल गुड अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता। ये ऐसी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना, टेबल ऐसे कैसे रहेंगे, वो अलग बात है, तुमने इसमें चित्रकारी कर दी है तो डेप्रिशिएट होगा, खराब होगा बोले, लेकिन ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा। कल को तुम आओ इसकी टांगे मुड़ी हो, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा ठीक है ना, ये ऐसे ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा जो फाइनल गुड होते हैं वो ना ही आगे रीसोल्ड होते हैं, पहली चीज, और ना ही वो अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म भी नहीं होते प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब मैं कितनी भी टीचिंग सर्विसेज यहां पर प्रोड्यूस कर लूं, टेबल ऐसा कैसे ही रहेगा, मस्त एकदम। समझ में आ गया? डन बेटा। तो फिर वो तो एक्सीडेंट है ना, टूट सकती है, तो फेंक के मारूंगा टूट ही जाएगी अभी, ये भी और तू भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते जी, फटाफट इंटरमीडिएट। अरे यार टाइम हो गया, फटाफट यार इसको निपटाओ, क्लास भी रैप अप करनी है। चलिए जी, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोस गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ये तो हम पढ़कर आए कि जो इंटरमीडिएट गुड होगा या तो वो रीसेल आगे निकल जाएगा, ठीक है ना, या फिर वो यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। समझ में आ गया? या तो वो आगे खिसक जाएगा, चाहे एज इट इज खिसक जाए, चाहे ट्रांसफॉर्म होके खिसक जाए, या फिर वो विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाएगा प्रोड्यूसर के पास भी। समझ में आ गया? नहीं कुछ नहीं लिखा, क्लियर लिखा हुआ है, वो मैं देख रहा हूं आज। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है ना मेरी, तो मैं देख लेता हूं। क्या कर लेते हैं? नजरअंदाज पढ़ ले। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड्स गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल लाइक मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, ठीक है ना, और गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स। या तो अब देखो दोनों एग्जांपल्स में क्या हो रहा है, डेयरी शॉप के अंदर मिल्क आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज आगे चला जा रहा है, तब भी वो इंटरमीडिएट है। लेकिन स्वीट शॉप के अंदर क्या हो रहा है, मिल्क आ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, उसका जो फॉर्म है ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसी और चीज में, और फिर वो उस शेप में आगे चला जा रहा है। क्लियर? ठीक है ना, इंटरमीडिएट है। अब एक मजेदार बात जो यहां पर आपको सीखनी है कि इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोड्यूसर सेक्टर ही खरीदेगा, हाउस होल्ड सेक्टर कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं खरीदता है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर को एक ही काम आता है, क्या? खाना, ठीक है ना, ये दे दो वो दे दो, कंज्यूम करना। हाउस होल्ड सेक्टर का काम है कंजम्पशन। समझ में आया? तो हाउस होल्ड सेक्टर ना ही कोई चीज को रीसोल्ड करने के लिए खरीदता है, और ना ही किसी चीज को खरीद के प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन करता है। तो हाउस होल्ड का ये काम ही नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हाउस होल्ड सेक्टर कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं खरीदेगा। तुम्हारे घर में जो भी सामान आता है सब फाइनल है। क्लियर? कोई भी चीज इंटरमीडिएट नहीं है। डन? हाँ जी बेटा बोलो, क्या डाउट है? बोलो बेटा। फिर वो प्रोड्यूसर सेक्टर में आ जाएगा ना। अगर कंज्यूमर का मन बन गया कि जी मेरे को बेचना है सामान, तो फिर ही इज नो मोर कंज्यूमर, फिर तो वो प्रोड्यूसर सेक्टर में आ गया, ठीक है ना। प्रोड्यूसर सेक्टर में भी जो लोग हैं वो आते तो हाउस होल्ड सेक्टर से ही हैं, कोई अलग प्रजाति थोड़ी है प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर से ही निकल कर आते हैं। समझ में आ गया? वो तो एक अलग बात है। चलिए जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। They are generally purchased by one production unit from another production unit. Usually intermediate goods क्या है? एक प्रोडक्शन यूनिट खरीदती है, पहली बात तो, क्योंकि हमेशा प्रोडक्शन यूनिट ही इंटरमीडिएट गुड खरीदेगी, ठीक है ना, हाउस होल्ड तो कभी खरीदने वाला है नहीं। एक इंटरमीडिएट गुड प्रोडक्शन यूनिट इंटरमीडिएट यूनिट खरीदेगी, सॉरी इंटरमीडिएट गुड खरीदेगी दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से। समझ में आ गया? ठीक है ना। बस बेटा 2 मिनट रीडिंग तो करवा रहा हूं, नया तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे। सुनो, ये भी प्रोडक्शन यूनिट है और ये भी क्या है? प्रोडक्शन यूनिट है। कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो, जो बेच रहा है तो डेफिनेटली वो हाउस होल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि हाउस होल्ड का काम ही नहीं है बेचना, है ना। और जो खरीद रहा है वो तो हाउस होल्ड हो सकता है, लेकिन वो हाउस होल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हाउस होल्ड कभी इंटरमीडिएट गुड नहीं खरीदता। समझ में आया? तो इंटरमीडिएट बेचने वाला भी कौन होगा? प्रोडक्शन यूनिट। और इंटरमीडिएट खरीदने वाला भी कौन होगा? ये बात 100% तय है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बेच रहा है तो वो ऑब्वियसली हाउस होल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि हाउस होल्ड बेचता ही नहीं कभी कुछ। और अगर कोई इंटरमीडिएट गुड खरीद रहा है तो ये वाला भी हाउस होल्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स खरीदता ही नहीं है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सिर्फ फाइनल गुड्स खरीदता है। डन? तो इंटरमीडिएट बेचने वाला भी और इंटरमीडिएट गुड्स खरीदने वाला भी, दोनों कौन होते हैं बेटा? हमेशा प्रोडक्शन यूनिट होता है। क्लियर? तो एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट को इंटरमीडिएट गुड्स बेचती और खरीदती है। डन?
हर चीज का लॉजिक है अगर आप समझो तो। चले आगे। ओके, क्योंकि एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट के पास जा रहा है, तो ये दोनों के दोनों प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है कि नहीं है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है। यही तो हमने पढ़ा था सबसे पहले कि जब भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तो मतलब इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इंटरमीडिएट गुड्स उसी बात को दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड हमेशा किसके अंदर रहेगा बेटा, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर। समझ में, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहेगा इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और किसके बीच में खरीदा बेचा जाएगा, दो प्रोडक्शन यूनिट्स के बीच में, ठीक है ना। ये भी प्रोडक्शन यूनिट, मैं भी प्रोडक्शन यूनिट, हमारे बीच में जो खरीद बेच रहे हैं हम, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं। डन, क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, दो प्रोड्यूसर यूनिट्स के बीच में फाइनल गुड भी बेचा खरीदा जाता है कि नहीं खरीदा जाता, वो भी हो सकता है, ठीक है ना, वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने जिससे एसी खरीदा, एसी मेरे लिए फाइनल है कि नहीं है। अरे मेरा एग्जांपल तो एसी का है ना, एसी मैंने खरीदा अगर, तो एसी मेरे लिए फाइनल है, क्लियर। सामने वाले के लिए हो सकता है क्या है, इंटरमीडिएट, क्योंकि वो तो एसी खरीद के लाया और उसने मेरे को बेच दिया, समझ में आया, तो उसके लिए इंटरमीडिएट, लेकिन मेरे लिए क्या है, फाइनल। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूसर के लिए कोई फाइनल गुड नहीं हो सकता, प्रोड्यूसर के लिए फाइनल गुड हो सकता है। डन, क्लियर है जी, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। However, all purchases by one production unit from the other production units are not intermediate। वही जस्ट जो मैंने अभी भी समझाया है वही चीज लिखी हुई है कि एक प्रोड्यूसर यूनिट दूसरे प्रोड्यूसर यूनिट से, जरूरी नहीं कि जो भी खरीदेगी इंटरमीडिएट ही होगा, इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। वही नीचे येलो बॉक्स में लिखा हुआ बेटा, फॉर एग्जाम्पल परचेजेस ऑफ बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा आर नॉट इंटरमीडिएट परचेजेस if they are not meant for resale or value is not included in the value of final good. In fact, such purchases are termed as final products as they are purchased for investment। जब एक प्रोड्यूसर यूनिट दूसरे प्रोड्यूसर यूनिट से कोई ऐसा सामान खरीदती है जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जिसको ना ही वो रीसेल करेगी और ना ही विद इन 1 ईयर प्रोडक्शन प्रोसेस में वो कंज्यूम होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो प्रोड्यूसर दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से फाइनल गुड भी खरीद सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये बात तय है कि जो इंटरमीडिएट गुड होगा वो हमेशा दो प्रोड्यूसर यूनिट के बीच में ही खरीदा बेचा जाएगा। हाउस होल्ड के साथ कभी भी आप इंटरमीडिएट गुड्स में डील नहीं कर सकते। डन, पक्का, ठीक है जी। जी, दे हैव डिराइव्ड डिमांड, प्लीज इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, हाईली इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम्स में। दे हैव डिराइव्ड डिमांड। अब डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या है, डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या है, कोई बात नहीं, 5 मिनट ऊपर जाएगा तब बैठ जाना, ये कंप्लीट करके उठेंगे, ठीक है ना। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या बेटा, इनकी खुद की डिमांड नहीं होती, इनकी डिमांड डिपेंड करती किसी और डिमांड पर, किसी और चीज पर। मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर ब्रेड की डिमांड मार्केट में बढ़ी, ठीक है ना, तब जाकर व्हीट की डिमांड, मान लीजिए आटा ब्रेड की डिमांड मार्केट में बढ़ गई, समझ में। जैसे दो तरह की ब्रेड आती है, ब्राउन ब्रेड आती है और एक व्हाइट ब्रेड, व्हाइट वाली मैदा वाली होती है और ब्राउन वाली आटा वाली होती है। मान लो सडनली आटा ब्रेड की डिमांड बहुत ज्यादा शूटअप कर जाए, राइज कर जाए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो मुझे बताइए व्हीट की डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बोलो। व्हीट की डिमांड बढ़ जाएगी। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जो प्रोड्यूसर व्हीट खरीदकर व्हीट ब्रेड बना रहा है, आटा ब्रेड बना रहा है, जो प्रोड्यूसर व्हीट खरीदकर आटा ब्रेड बना रहा है, उस प्रोड्यूसर के लिए मेरे को बताइए व्हीट इंटरमीडिएट गुड है कि नहीं है, बोलो। इंटरमीडिएट गुड है ना। अब मुझे बताइए इंटरमीडिएट की डिमांड कब बढ़ेगी, वो इस पर डिपेंड करता है कि इस पर डिपेंड करता है, किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। सीधी सी भाई, तुम वो मटेरियल खरीद के सामान बनाओगे जिसकी मार्केट में डिमांड है। मार्केट में सडनली फॉर एग्जांपल प्लास्टिक चेयर्स की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए, तो प्लास्टिक की डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, और प्लास्टिक तो इंटरमीडिएट गुड है, प्लास्टिक खरीदा, पिघलाया, चेयर की फॉर्म में डाला और बेच दिया, समझ में आया। तो जिस चीज की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, जिस फाइनल गुड की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, उसके इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ कि नहीं पढ़ा, पहले पढ़ गया। जैसे मान लीजिए मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल, हाँ नहीं कुछ कोई थोड़ा सा जेन्युइन एग्जांपल, चलो ठीक है। मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल जो फर्नीचर है, लकड़ी का फर्नीचर है, वुड फर्नीचर है, उसकी डिमांड बढ़े, तो आप मुझे बताइए वुड की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और वुड क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। तो बेटा इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं ना, उनकी डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है, किसी और पर डिपेंड करती है, वो बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। अच्छा मार्केट में सडनली कोई बोलेगा लकड़ी का फर्नीचर लेना ही नहीं है, ठीक है ना,
लकड़ी का बिल्कुल डिमांड खत्म हो जाए लकड़ी के फर्नीचर की, तो वुड की डिमांड खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी? तो वुड की खुद की डिमांड नहीं है बेटा, वो डिराइव्ड डिमांड है। उसके फाइनल गुड की डिमांड होगी तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड होगी, फाइनल गुड्स की डिमांड नहीं होगी तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड भी नहीं होगा। हाँ काइंड ऑफ समझ में आया क्या बेटा? ये था डिराइव्ड डिमांड। हाँ ठीक है, हो सकता है। मेरे को बताओ समझ में आ गया बेटा? तो डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है? जिसकी खुद की डिमांड डिपेंड करती है किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है ना, मैं फटाफट इसको रीड कर देता हूं। दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर फाइनल गुड। जिस फाइनल गुड के लिए ये यूटिलाइज हो रहे हैं उस फाइनल गुड के ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंटर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो जो प्रिंटर बनाने वाले पार्ट्स हैं, जो भी प्रिंटर बनाने के लिए चीजें यूज होती हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड हमेशा डिराइव डिमांड होती है और डिपेंड करती है उनके फाइनल गुड्स पर। बस उनके फाइनल गुड्स पर डिपेंड करती है। क्लियर? उनके फाइनल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। डन? मिल्क, दूध से बनने वाली मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाए एकदम से तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट जी, दे आर नॉट, लास्ट पॉइंट है, दे आर नॉट येट रेडी फॉर यूज एज देयर फाइनल यूजर, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट। बिल्कुल सही है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं ना वो रेडी टू यूज नहीं होते। ठीक है ना, फाइनल यूजर द्वारा, ऑब्वियसली इसीलिए प्रोड्यूसर उनको खरीदता है, उनको रेडी टू यूज बनाता है। अब खाने को तुम सीधा मैदा भी तो खा सकते हो, लेकिन नहीं खाते ना, तो प्रोड्यूसर क्या करता है? मैदा लेता है, उसको एक प्रोसेस करता है और उसको ब्रेड बनाता है, फिर तुम ब्रेड कंज्यूम करते हो। समझ में आया? तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो रेडी टू यूज नहीं होते। ठीक है, प्रोड्यूसर उनको रेडी टू यूज बनाता है और इसी चीज का वो तुमसे पैसा चार्ज करता है। सीधी सी बात है ना? वरना मैदा तो तुम खुद खरीद लो बाजार से, क्लियर, और खुद ब्रेड बना लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन प्रोड्यूसर आपके लिए वो काम करता है, प्रोड्यूसर उसको रेडी टू यूज बनाता है और इसीलिए वो आपसे चार्ज करता है। ठीक है जी, ये भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल शुगर परचेज बाय स्वीट, छोड़ो कुछ खास नहीं है। अरे रुको भाई, अरे हाँ यार, क्वेश्चन तो रह गया हमारा, ड्यूरेबल गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, मार्जिन। मेरा नहीं। ठीक है जी, 2 पॉइंट और है, रीड करेंगे, क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है यार, जाओ मजे कर। हाँ जी बेटा, उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वो सारी चीजें नहीं है। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई जो आप पूछ रहे हो ना, हाँ, उसके अंदर बहुत सारी अलग चीजें। हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 चीजें आती हैं, वो नीचे एक बॉक्स बना होगा उसमें लिखा होगा, जब मैं आऊंगा ना वहां पर तो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। कंपोनेंट्स तो किसी भी चीज को बनाने के लिए जो भी चीजें होती हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ जी बेटा, 1 मिनट रुको। हाँ जी, क्लास इज ओवर फॉर टुडे। अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज अपने डाउट्स भेज दो, फटाफट बता दो, अदरवाइज क्लास इज डन। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट। हाँ जी। हम्म। 1 मिनट, हाँ जी, अब बोलो, क्या जीडीपी होती है? हाँ, जीडीपी चार्ज होता है, हाँ, कैलकुलेट होती है, ठीक है। कभी भी कॉस्ट पे नहीं होती, क्लोज इकोनॉमी में भी नहीं और ओपन इकोनॉमी में भी नहीं। बेटा देखो, आप एक बात बताओ, कोई भी आदमी जो इनकम क्या है, जो प्रॉफिट है, तो जब तक हम मार्केट प्राइस पे नहीं किसी चीज को वो करेंगे तो आप प्रॉफिट कैसे जोड़ोगे? समझ में आया? हाँ, नेशनल इनकम अभी हम निकालेंगे ना आगे चल के, तो हमेशा फैक्टर कॉस्ट आता है। क्या आता है? फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताओ। 2 चीजें होती है, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। ठीक है ना? मार्केट प्राइस के अंदर टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। क्या इंक्लूडेड होते हैं? टैक्सेस। अभी मैं करवाऊंगा ये वाला पार्ट, ये 3rd चैप्टर में आएगा बेटा, ये सारा पार्ट आएगा। ठीक है ना? सेकंड में भी है शायद, इसके लास्ट में भी है ये पार्ट। तो मार्केट प्राइसेस में टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, और टैक्सेस कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम है कि ट्रांसफर इनकम है? टैक्सेस। गवर्नमेंट को अपन टैक्स पे करते हैं, आप मुझे बताओ फैक्टर पेमेंट है कि ट्रांसफर पेमेंट है? फैक्टर है। सोच के बताओ, क्यों नहीं? अरे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इनकम, अपन ने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इनकम, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ट्रांसफर, है ना? यही तो है ना? हर्ष, अगर कोई डाउट नहीं है बेटा तो क्लास ओवर है, आप क्लास लीव कर सकते हो।
मशीन परचेज बाय अ फर्म, फाइनल 100%। मशीन थोड़ी आगे कस्टमर के पास चली जाएगी ना, मशीन अपनी शेप बदलेगी, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म होकर आगे शिफ्ट होगी। अब सुनो मेरी बात, ये वाला टॉपिक तूने अगर किया हुआ तो तेरे को समझ में आएगा। सुन, जो हम टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो क्या हम टैक्सेस पे करके गवर्नमेंट से कॉन्ट्रेरी उसके कुछ मांग सकते हैं कि ये करो वो करो? मान लो आज मैंने टैक्स भरा, तो क्या मैं गवर्नमेंट को बोल सकता है मेरे घर के आगे खड्डा भरो यार, तुम्हें टैक्स भरा है मैंने पैसे दिए? नहीं। आप, अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, सर हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है। बिल्कुल फैक्ट है, काम करती है, लेकिन उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बेटा। एक बात बताओ, क्या सभी लोग बराबर टैक्स भरते हैं? ऑटो वाले ने कम भरा, अंबानी ने ज्यादा भरा, लेकिन पुलिस तो सबको बराबर सर्विस देती है। बोलो सही की गलत? तो क्या फैक्टर पेमेंट वो होती है बेटा जहां डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है, डायरेक्ट रिवॉर्ड होता है। समझ में आया? आपने एक महीना जॉब करी, काम करा और आपको 30,000 रुपए मिले, अपने काम के सीधे सीधे आपको रुपए मिले, क्लियर? वो तो होता है हमारा फैक्टर। गवर्नमेंट आपके लिए काम नहीं करती, गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए काम करती है, लेकिन आप गवर्नमेंट को क्या देते हो? टैक्स पे करते हो। समझ में आया? तो ये ट्रांसफर पेमेंट होती है। तो टैक्सेस क्या होते हैं बेटा? ट्रांसफर पेमेंट। अब चूंकि मार्केट प्राइस के अंदर टैक्सेस होते हैं, एमआरपी में टैक्सेस होते हैं कि नहीं होते? एमआरपी के ब्रैकेट में कभी भी देखना लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो अगर मैंने एमआरपी पे, मार्केट प्राइस पे मैंने अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट की, तो बेटा टैक्सेस इंक्लूड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे उसमें? हम पढ़कर आए हैं कि ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में ट्रांसफर करते हैं कि सिर्फ फैक्टर करते हैं? फैक्टर। इसलिए बेटा फैक्टर कॉस्ट के ऊपर मेजर होती है सारी की सारी नेशनल इनकम, जीडीपी हो और इससे फर्क नहीं पड़ता क्लोज इकोनॉमी की ओपन इकोनॉमी है। आपने वैसे क्वेश्चन पूछा था कि क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, इट डजंट मैटर क्लोज इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है, 3 सेक्टर इकोनॉमी है, 4 सेक्टर इकोनॉमी है, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, डजंट मैटर एट ऑल। नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होगी। और फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता? यस, इंक्लूडेड होता है। फैक्टर कॉस्ट में आपको बताता हूं, फैक्टर कॉस्ट के अंदर फैक्टर्स की कॉस्ट आती है। फैक्टर बोलो क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसका रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। तो भैया प्रॉफिट तो फैक्टर कॉस्ट का पार्ट है। इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉफिट जो होता है ना, वो कॉस्ट का पार्ट होता है। अगर इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों जगह थोड़ा सा फंडा अलग है। इकोनॉमिक्स में अगर मैं बोलता हूं ना कि ये चीज की कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट 100 रुपए है, इसका मतलब प्रॉफिट उसके अंदर इंक्लूडेड है। फैक्टर कॉस्ट 100 रुपए की और वो 100 में बिक जाए, तो लैंड को क्या मिल जाएंगे? रेंट। लेबर को क्या मिल जाएगा? वेजेस। कैपिटल को क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। डन? समझ में आ गया? नहीं आ रही है? आंखें झपका रहा है। समझ में आया? बढ़िया थी क्लास आज की। चलिए जी, छुट्टी। दैट्स इट फॉर टुडे। जो पढ़ाया है वो अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल ही जाएगा, फिर से देखना तो फिर से देख लेना। बाय जी, बाय, टेक केयर।